जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारी श्रृंखला जैन दर्शन सच को कैसे देखें में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इसके 9वें भाग पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक है सत्य को कैसे समझें और जोड़ें। और जैसा कि हम हर बार याद दिलाते हैं, जो श्रोता हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वे भाग 1 से सुनना शुरू करें। ये विषय एक यात्रा की तरह है और हर पड़ाव पिछले से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। पिछले भाग में यानी भाग 8 में हमने सत्य को कैसे देखें इस पर बात की थी। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि पहली नजर में जो सच दिखाई देता है और जिसे हम सच मान लेते हैं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फासला है। हाँ, और हमने इस बात पर भी गहराई से विचार किया था कि कैसे हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, समय, स्थान और हमारी अपनी अवस्था से बंधा होता है। एक ही चीज अलग अलग हालातों में हमें अलग अलग सच के रूप में दिख सकती है। यह हमारी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार था। और वहीं से हमने आंशिक सत्य और पूर्ण सत्य के भेद को समझा था और इसमें नए दृष्टि की भूमिका को जाना था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें अलग अलग कोणों से सच के अलग अलग हिस्से ही दिखाई देते हैं तो फिर क्या करें? यहीं से आज की चर्चा शुरू होती है। सही कहा। आज का हमारा मिशन इन टुकड़ों को जोड़ना है। जो सत्य हमें अलग अलग दृष्टियों से दिखाई देता है, उसे आपस में कैसे जोड़ा जाए। उन अंशों को टकराव का कारण बनाने के बजाय एक बड़ी और संतुलित समझ बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज हम इसी प्रक्रिया को खंगालेंगे। तो आज हम नए दृष्टियों को जोड़ने की कला को समझेंगे और देखेंगे कि जैन दर्शन सत्य के इन बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाता है। और ये याद रखना जरूरी है कि हमारी ये पूरी चर्चा उन्हीं 4 जैन ग्रंथों पर आधारित है जिनका हम इस श्रृंखला में शुरू से उपयोग कर रहे हैं। आचार्य उमास्वामी का तत्वार्थ सूत्र, आचार्य समंतभद्र की आत्ममीमांसा, पारंपरिक नए साहित्य और आचार्य कुंद का प्रवचनसार। हम इन्हीं की सीमाओं में रहकर बात कर रहे हैं। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो मन में आता है वो ये है कि सत्य को देखना और सत्य को समझना, इन 2 क्रियाओं में जैन दर्शन के अनुसार मूल अंतर क्या है? ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। ये लगते एक जैसे हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। और यही अंतर सत्य की पूरी यात्रा को तय करता है। देखना एक शुरुआती, लगभग सहज क्रिया है। ये तब होता है जब हमारी इंद्रियां या हमारा अनुभव हमें किसी चीज का पहला परिचय कराता है। अच्छा। ये एक कच्चा डेटा है, एक पहली झलक। इस अवस्था में हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जो जैसा दिखा उसे वैसा ही मान लें। मतलब ये हमारी पहली प्रतिक्रिया हुई, एक तरह का नी-जर्क रिएक्शन। जैसे मैंने कुछ देखा और तुरंत उसके बारे में एक राय बना ली कि हाँ, ये ऐसा ही है। हाँ, तो फिर समझना इससे अलग कैसे हुआ? समझना एक गहरी और सचेत प्रक्रिया है। ये उस पहली झलक, उस देखे हुए सच पर रुककर विचार करने, विवेक लगाने और नए दृष्टि का उपयोग करने का नाम है। समझने का मतलब है ये जांचना कि जो मुझे दिख रहा है, क्या ये पूरी तस्वीर है या बस एक छोटा सा हिस्सा? ये किन सीमाओं में, किन हालातों में सच है? अच्छा, तो ये एक तरह से विश्लेषण की प्रक्रिया हुई। जो देखा उसे जस का तस नहीं मान लिया, बल्कि उसकी जांच पड़ताल की। एक कदम पीछे हटकर पूछा, 1 मिनट, क्या मैं कुछ भूल रही हूं? क्या कोई और एंगल भी हो सकता है? बिल्कुल। जैन दर्शन के सभी प्रमुख ग्रंथ इसी बात पर जोर देते हैं। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में समझाते हैं कि हमारा ज्ञान स्वभाव से ही सीमित होता है। वो वस्तु के किसी एक गुण या अवस्था पर ही टिकता है। इसका मतलब ये है कि हम जो एक बार में देखते हैं वो वस्तु का केवल एक रूप हो सकता है, उसका पूरा अस्तित्व नहीं। और शायद इसीलिए जैन दर्शन बार बार चेतावनी देता है कि देखे हुए सच को सीधे अंतिम सच मान लेना ही सबसे बड़े भ्रम का कारण बनता है। एकदम सही। समझने की प्रक्रिया हमें ये याद दिलाती है कि हमारी दृष्टि काल, क्षेत्र और अवस्था से प्रभावित हो रही है। आचार्य कुंद भी प्रवचन सार में यही कहते हैं कि जब तक हम अपनी दृष्टि की सीमाओं को नहीं पहचानते, तब तक सत्य का बोध अधूरा ही रहेगा। अच्छा। तो संक्षेप में कहें तो देखना हमें सच के दरवाजे तक लाता है और समझना हमें उस दरवाजे के अंदर ले जाता है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। तो अगर समझने का मतलब है अपनी दृष्टि की सीमाओं को जानना, तो ये सीधे तौर पर नए की अवधारणा से जुड़ जाता है, जिस पर हमने पिछले भाग में बात की थी। अगर हर नए यानी हर दृष्टिकोण सच का केवल एक हिस्सा ही दिखाता है, तो किसी एक नए को ही अंतिम और पूर्ण सत्य मान लेने में दार्शनिक रूप से क्या समस्या खड़ी होती है?
यह एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है जो सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखती है। जैसा कि हमने चर्चा की, नए एक औजार है, सच को देखने का एक चश्मा है। इसका उद्देश्य है सच को समझने में हमारी मदद करना, न कि पूरे सच को एक ही परिभाषा में कैद कर देना। मतलब ये एक तरह से एक टॉर्च की तरह है जो एक अंधेरे कमरे में किसी एक चीज पर रोशनी डालती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कमरा बहुत बड़ा है और उसमें और भी बहुत कुछ है। बहुत सुंदर उपमा है, और समस्या ठीक तभी शुरू होती है जब हम उस टॉर्च की रोशनी में दिख रही चीज को ही पूरा कमरा मान लेते हैं। ऐसा करते ही वस्तु के बाकी सारे पक्ष जो उस रोशनी के दायरे से बाहर हैं, वे या तो अनदेखे रह जाते हैं या हम उन्हें जानबूझकर नकार देते हैं। और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि अगर मेरी टॉर्च की रोशनी में हाथी का पैर दिख रहा है और मैं कहती हूँ कि यह एक खंबा है, और आपकी टॉर्च की रोशनी में उसकी पूंछ दिख रही है और आप कहते हैं कि नहीं, यह एक रस्सी है, तो हम दोनों अपनी अपनी जगह पर देखे हुए सच को बोल रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को गलत साबित करने में लग जाएंगे। बिल्कुल। आचार्य समंतभद्र आप्तमीमांसा में इसी बात को बहुत जोर देकर कहते हैं कि एकांगी कथन यानी एक तरफा बात कभी भी सत्य का पूरा निरूपण नहीं कर सकती। किसी एक नए को अंतिम मान लेने से दो बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। पहली, जैसा आपने कहा, सत्य सीमित हो जाता है, वो एक छोटे से दायरे में कैद हो जाता है। और दूसरी, जो कि ज्यादा गंभीर है, वो ये कि हमें दूसरी दृष्टियां गलत या झूठी लगने लगती हैं। और यहीं पर संवाद खत्म हो जाता है और टकराव शुरू हो जाता है। मुझे लगता है एक बात यहाँ पर बहुत साफ तौर पर समझनी चाहिए। जैन दर्शन ये नहीं कह रहा कि कोई नए या कोई दृष्टिकोण गलत है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी नए गलत नहीं है, वो बस अधूरा है, आंशिक है। समस्या उस आंशिक सत्य में नहीं है, समस्या उसे पूर्ण मान लेने के हमारे आग्रह में है। आचार्य कुंदकुंद प्रवचन सार में कहते हैं कि वस्तु अनंत गुणों का पिंड है, इसलिए उसका कोई भी एक पक्ष कभी भी पूरा सत्य नहीं हो सकता। नए सत्य का द्वार खोलता है, लेकिन उसे अंतिम मान लेना उस द्वार पर ताला लगा देता है। तो ये बात स्पष्ट हुई कि एक दृष्टिकोण पर अटक जाना ही असली समस्या है। इससे जो अगला सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है वो ये है कि फिर इन आंशिक सत्यों का क्या किया जाए? इन्हें आपस में जोड़ने की जरूरत ही क्यों है? केवल एक सच बोलकर चुप क्यों नहीं हो सकते? इसका जवाब पिछले बिंदु में ही छिपा है, क्योंकि कोई भी एक कथन पूरा सच कह ही नहीं सकता। अच्छा, हर कथन किसी न किसी कोण से, किसी न किसी नए से बोला गया होता है, और जब कोण एक है तो दिखाई देने वाला सत्य भी आंशिक ही होगा। जैसे किसी बड़ी इमारत को आप सामने से देखें तो उसका एक अलग रूप दिखेगा, और अगर छत से देखें तो बिल्कुल अलग। दोनों ही तस्वीरें सच्ची हैं, लेकिन दोनों ही अधूरी हैं। पूरी इमारत को समझने के लिए आपको चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से ली गई तस्वीरों को जोड़ना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। आचार्य कुंदकुंद इसी बात को समझाते हैं कि सत्य बहुआयामी है, लेकिन हमारी क्षमता एक बार में एक ही आयाम को पकड़ने की है। इसलिए अगर हम केवल एक ही कथन को अंतिम मान लेंगे तो हम उस इमारत के बाकी हिस्सों के साथ अन्याय करेंगे। बिल्कुल। हमें लगेगा कि जो हमने कहा बस वही सच है और बाकी सब गलत। और यहीं से आग्रह यानी अपनी बात पर अड़ने की प्रवृत्ति और एकांगी सोच पैदा होती है। हम दूसरों की बात सुनने से पहले ही उसे खारिज कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे देखे हुए सच से मेल नहीं खाते। इसी कारण जैन दर्शन कहता है कि आंशिक सत्यों को नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें जोड़ना है। नए दृष्टि हमें सिखाती है कि हर कथन में सत्य का एक अंश है। हमारा काम उन अंशों को इकट्ठा करना है और विवेक के साथ उन्हें एक बड़ी तस्वीर में फिट करना है। इसीलिए केवल एक कथन कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। अनेक नयों से मिले आंशिक सत्यों का समन्वय ही हमें सत्य के ज्यादा करीब ले जाता है। आपने समन्वय शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कोऑर्डिनेशन या सिंथेसिस। और यहीं पर दो शब्द बार बार आते हैं, नए विरोध और नए समन्वय। इन दोनों में क्या अंतर है? और सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि जैन दर्शन इस टकराव को समन्वय में बदलता कैसे है? जैसा कि हमने पहले कहा, नए अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब दो लोग अपने अपने नए को ही पूर्ण सत्य मान लेते हैं। अच्छा। जब एक व्यक्ति कहता है ये खंबा है और दूसरा कहता है नहीं ये रस्सी है, और दोनों अपनी बात पर अड़ जाते हैं, तो यही स्थिति नए विरोध यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सपेक्टिव्स कहलाती है। मतलब नए विरोध का असली कारण दृष्टिकोणों का अलग होना नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को लेकर हमारा हठ या आग्रह है। बिल्कुल, इस विरोध की जड़ में सिर्फ और सिर्फ आग्रह है। इसके विपरीत
नए समन्वय का अर्थ है इन अलग अलग नयों से मिले आंशिक सत्यों को आपस में जोड़कर देखना। यह समझना कि ये दोनों कथन एक ही चीज के अलग अलग पहलुओं का वर्णन कर रहे हैं। समन्वय का मतलब है यह स्वीकार करना कि हाँ, इस कोण से ये खंबे जैसा है और हाँ, उस कोण से ये रस्सी जैसा है। तो दर्शन इस विरोध को समन्वय में बदलता कैसे है? क्या वो किसी एक को गलत साबित करता है? नहीं, और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। जैन दर्शन किसी भी पक्ष को गलत नहीं ठहराता। वो विरोध को समन्वय में बदलने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करता है, जिसे स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद यानी हर कथन से पहले स्यात् शब्द का प्रयोग। हाँ, स्यात् का शाब्दिक अर्थ शायद नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग समझ लेते हैं। यहाँ इसका अर्थ है किसी एक दृष्टि से या फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा। जब आप अपने कथन में ये विनम्रता जोड़ देते हैं कि स्यात् यह खंबा है, यानी इस दृष्टि से यह खंबा है, तो आप अपने कथन को सत्य रखते हुए भी दूसरे के लिए जगह बना देते हैं। ये तो अद्भुत है। सिर्फ एक शब्द जोड़ने से पूरा मतलब बदल जाता है। ये एक दावे को एक अवलोकन में बदल देता है। ये कहने के बजाय कि ये सच है, आप कह रही हैं कि यहाँ से ये सच दिखाई देता है। और जैसी ये विनम्रता आती है, टकराव संवाद में बदल जाता है। फिर आप दूसरे से पूछ सकते हैं, अच्छा तुम्हें ये रस्सी जैसा क्यों लग रहा है? तुम कहाँ से देख रहे हो? सही बात है। इस तरह नए विरोध वहां होता है जहां आग्रह होता है, और नए समन्वय वहां संभव होता है जहां अनेकांत और स्याद्वाद की समझ होती है। ये टकराव को खत्म करने का नहीं, बल्कि उसे एक बड़ी समझ में समाहित कर लेने का तरीका है। अब हम अपनी चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। हमने आग्रह और एक पक्ष को सच मानने की बात की। तो ये जो एकांगी दृष्टि है, यानी एक ही पक्ष को पूर्ण मान लेना, ये हमारे सत्य को समझने की प्रक्रिया में किस किस तरह की गलतफहमियां या भ्रांतियां पैदा करती है? एकांगी दृष्टि ही सत्य को समझने में सबसे बड़ी बाधा है। इसका सीधा सा मतलब है वस्तु के केवल एक पक्ष को देखना और उसे ही पूरी सच्चाई मान लेना। ये ऐसा है जैसे हम दुनिया को एक छोटे से छेद से देख रहे हैं और मान रहे हैं कि जो कुछ भी उस छेद में दिख रहा है बस उतनी ही दुनिया है। और जैसा कि आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में संकेत देते हैं, हमारा ज्ञान स्वभाव से ही आंशिक है। राइट। लेकिन जब हम इस आंशिक ज्ञान को ही पूर्ण मान लेते हैं तो भ्रम पैदा होना तय है। इस एकांगी दृष्टि से मुख्य रूप से 3 तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं। पहली भ्रांति है सत्य का संकोचन, यानी हम सत्य को उसके विशाल रूप में देखने के बजाय उसे अपनी छोटी सी समझ की डिब्बी में बंद कर देते हैं। अच्छा। सत्य अनंत है, लेकिन हम उसे अपनी सीमित दृष्टि में कैद कर लेते हैं। दूसरी भ्रांति और भी खतरनाक है, अन्य दृष्टियों का निषेध। जब मैं मान लेती हूँ कि सिर्फ मेरी दृष्टि ही सही है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे बाकी सभी दृष्टियां गलत लगने लगती हैं। हाँ। यहीं से असहिष्णुता, कट्टरता और संवादहीनता जन्म लेती है। हम दूसरों को समझने की कोशिश करने के बजाय उन्हें गलत साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। और तीसरी भ्रांति है निर्णय में कठोरता। एकांगी दृष्टि से बना हुआ निर्णय लचीला नहीं हो सकता। वह समय, स्थान और परिस्थिति के बदलने पर भी नहीं बदलता। ऐसा व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहता है, भले ही हालात पूरी तरह बदल चुके हों। वह नए सच को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपने पुराने आंशिक सच से चिपका हुआ है। आचार्य कुंद भी यही बात कहते हैं कि वस्तु तो हर पल बदल रही है, उसमें अनंत गुण है। उसे किसी एक दृष्टि में बांधना असल में वस्तु के स्वभाव को ही नकारना है। इसी कारण जैन दर्शन एकांगी दृष्टि को सत्य का शत्रु और अनेकांत को सत्य बोध का आधार मानता है। जब हम में अनेक दृष्टियों को सुनने और समझने की तैयारी होती है, तभी भ्रम की धुंध छंटती है और हम सत्य के थोड़ा और करीब पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार एकांगी दृष्टि सत्य को नहीं बिगाड़ती, वो हमारी समझ को ही सीमित कर देती है, और यही सत्य बोध की सबसे बड़ी भ्रांति बन जाती है। अब तक हमने ये समझने की कोशिश की कि सत्य को समझते समय केवल एक दृष्टि या एक कथन क्यों पर्याप्त नहीं होता, और एकांगी दृष्टि सत्य बोध में कैसे भ्रम उत्पन्न कर सकती है। यहीं पर यह स्पष्ट होता है कि सत्य को समझने के बाद उसे जोड़ने की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सत्य के अलग अलग पक्षों को आपस में कैसे जोड़ा जाए ताकि निष्कर्ष संतुलित, विवेकपूर्ण और अहिंसक बन सके। तो चलिए इसी समझ को आगे ले चलते हैं। पिछले हिस्सों में हमने ये तो स्थापित कर लिया कि सत्य के कई पहलू होते हैं, जिसे हम अनेकांत कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को, इनको जोड़ा कैसे जाए।
मुझे लगता है यहीं पर स्यादवाद की बात आती है कि सत्य के इन अलग अलग पक्षों को जोड़ने में स्यादवाद की असल भूमिका क्या है। और ये जो शब्द है स्यात, ये सुनने में तो शायद जैसा लगता है, पर ये कैसे मतलब एक मजबूत पुल का काम करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर अनेकांत का सिद्धांत विचार से आप कह सकती हैं कि व्यवहार में उतरता है। देखिए, जैन दर्शन की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि हम जब भी कुछ कहते हैं वो किसी खास नजरिए, किसी सीमा में रहकर ही कहते हैं। इसलिए हमारा हर कथन, चाहे वो कितना भी सच क्यों न लगे, वो अधूरा ही होता है, आंशिक होता है। स्यादवाद इसी अधूरेपन को, इसी आंशिकता को ईमानदारी से स्वीकार करने का तरीका है, और ये स्वीकारोक्ति ही जोड़ने का रास्ता खोलती है। और स्यात शब्द वो इस स्वीकारोक्ति को कैसे संभव बनाता है? स्यात का मतलब शायद या मे बी नहीं है, जैसा कि अक्सर समझ लिया जाता है। इसका सही अर्थ है किसी विशेष अपेक्षा से या फ्रॉम अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। जब हम किसी भी बात के आगे स्यात लगा देते हैं तो हम असल में कह रहे होते हैं इस नजरिए से ये बात सच है। ऐसा करते ही वो कथन अपने आप को, मतलब पूरी सच्चाई होने के दावे से पीछे खींच लेता है। अच्छा, तो ये एक तरह से बौद्धिक विनम्रता का टूल है। ये कहने जैसा है कि देखो, ये मेरी खिड़की से दिख रहा नज़ारा है, पर मैं जानता हूं कि इमारत के दूसरी तरफ और भी खिड़कियां हैं और वहां से नज़ारा यकीनन अलग होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसकी आत्मा है। आचार्य समंत भद्र ने अपनी आप्त मीमांसा में इसी बात पर बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं कि बिना अपेक्षा या संदर्भ बताए कोई भी बात कहना उसे एकांगी यानी वन साइडेड बना देता है। स्यात इसी एकांगीपन की दीवार को तोड़ता है। ये कहते ही दूसरे नजरियों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। फिर दो सच आपस में टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर एक मिनट रुकिए, क्या इससे असल दुनिया में कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा? अगर हर चीज किसी नजरिए से सही है तो फिर हम किसी ठोस नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे? क्या ये सच को मजबूत करने की जगह उसे कमजोर नहीं कर देता? ये बहुत स्वाभाविक शंका है, लेकिन स्यादवाद अनिर्णय या कंफ्यूजन का नाम नहीं है, बल्कि ये यथार्थ को और ज्यादा सटीकता से पकड़ने की कोशिश है। ये नहीं कहता कि कुछ भी सच हो सकता है, बल्कि ये कहता है कि जो भी सच है वो किसी शर्त के साथ है। व्यवहारिक स्तर पर जब हम कहते हैं स्यात ये सही है, तो हम टकराव की संभावना को ही खत्म कर देते हैं। हम संवाद का एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखने में सुरक्षित महसूस करे। तो ये सच को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे टकराव और हिंसा से बचाता है। ये संघर्ष को समन्वय में बदल देता है। ठीक है, तो स्यात हमें अलग अलग नजरियों को एक साथ रखने में मदद करता है, लेकिन क्या हो जब दो नजरिए बिल्कुल अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हों, जैसे एक आध्यात्मिक सच और दूसरा दुनियावी सच? इन्हें कैसे जोड़ें? मुझे लगता है यहीं पर निश्चय नय और व्यवहार नय की बात आती है, जिन पर हमने पहले भी चर्चा की है। सवाल यह है कि इन दोनों को साथ में समझे बिना एक बैलेंस्ड सोच तक पहुंचना नामुमकिन क्यों है? बिल्कुल, सत्य को समझने में सबसे बड़ी चूक ही तब होती है जब हम लेवल मिक्स कर देते हैं। निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय, ये दो अलग अलग स्तरों को देखने के लेंस हैं। निश्चय न्याय जो है वो किसी भी चीज के उसके असली, शुद्ध और अंतिम स्वरूप को देखता है। वो बताता है कि कोई चीज अपने स्वभाव में क्या है, बिना किसी बाहरी मिलावट के। अच्छा, तो निश्चय न्याय मतलब किसी चीज का केमिकल फॉर्मूला, उसका असली कभी ना बदलने वाला रूप? जैसे पानी H2O है, चाहे वो नदी में हो, बोतल में हो या भाप बनकर उड़ रहा हो, उसका निश्चय स्वरूप H2O ही रहेगा। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और इसी के साथ आता है व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय पानी के उसी H2O को नदी, बोतल या भाप के रूप में देखता है। वो उसे देखता है जैसा वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे संबंधों में, हमारी भाषा में नजर आता है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई सिर्फ केमिकल फॉर्मूला यानी निश्चय न्याय को ही सब कुछ मान ले, या फिर सिर्फ नदी और बोतल यानी व्यवहार न्याय को ही अंतिम सत्य समझ लें। तो अगर कोई सिर्फ निश्चय न्याय पर चलेगा तो वो शायद सामाजिक रूप से जी ही नहीं पाएगा। वो कहेगा कि सब आत्माएं तो शुद्ध हैं, तो फिर किसी से क्या कहना, क्या व्यवहार करना। और अगर कोई सिर्फ व्यवहार में ही डूबा रहा
तो वो चीजों की असलियत और अपनी असलियत दोनों से भटक जाएगा। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में इसी संतुलन पर बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं कि केवल निश्चय को पकड़ने से व्यवहार छूट जाता है और केवल व्यवहार में अटकने से परमार्थ यानी मूल सत्य हाथ से निकल जाता है। जैन दर्शन यह नहीं कहता कि एक सही है और दूसरा गलत, बल्कि वो कहता है कि निश्चय नए मंजिल की तरह है, वो दिशा दिखाता है, और व्यवहार नए उस मंजिल तक जाने वाला रास्ता है। आप न तो सिर्फ मंजिल को देखते रह सकते हैं, न ही रास्ते पर चलते हुए मंजिल को भूल सकते हैं। दोनों को उनकी मर्यादा में साथ लेकर चलने से ही एक संतुलित, जिम्मेदार और आध्यात्मिक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो हमारे टूलकिट में स्यादवाद है जो अलग अलग मोमों को दौड़ता है, और नए हैं जो अलग अलग स्तरों को संभालते हैं। ये टूल्स तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन पावर का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। क्या इन सबको मिलाकर एक वैचारिक खिचड़ी बनाने का भी कोई खतरा है? सत्य को जोड़ते समय हमें किन सावधानियों या सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि बिना अनुशासन के ये प्रक्रिया सत्य को उजागर करने की बजाय उसे और धुंधला कर सकती है। जैन आचार्यों ने इस बारे में बहुत स्पष्ट चेतावनियां दी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि किसी भी आंशिक सत्य को, किसी भी एक नए या नजरिए को भूल कर भी पूर्ण सत्य घोषित न किया जाए। यानी कि अपने खिड़की से दिखने वाले नज़ारे को ही पूरी दुनिया मान लेने की गलती ना करें, या एक पिक्सल को ही पूरी तस्वीर न समझ लें। बिल्कुल। जैसे ही आप एक अंश को पूर्ण मान लेते हैं, अनेकांत का पूरा ढांचा ही ढह जाता है। दूसरी बड़ी सावधानी है कि जो बातें ऊपरी तौर पर एक दूसरे के विरोधी लग रही हैं, उन्हें जबरदस्ती मिलाने या उनका घालमेल करने की कोशिश न करें। जैन दर्शन सब कुछ एक जैसा है या एनीथिंग गोज वाली बात नहीं करता। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल है। अगर हम विरोधी लगने वाली बातों को मिलाएंगे नहीं, तो फिर समन्वय कैसे होगा? कहीं ये एग्री टू डिसएग्री कहकर बात खत्म करने जैसा तो नहीं हो गया? नहीं, ये अग्री टू डिसएग्री से कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ मतलब है कि हर कथन की अपनी एक शर्त, अपना एक संदर्भ होता है। उस संदर्भ को समझे बिना उन्हें मिलाना खतरनाक है। जैसे विज्ञान में हम कहते हैं कि प्रकाशिक कण है, और ये भी कहते हैं कि प्रकाशिक तरंग है। दोनों बातें विरोधी लगती हैं, लेकिन दोनों अपने अपने संदर्भ में सच हैं। समन्वय का मतलब है दोनों के संदर्भ को समझना, न कि दोनों को मिलाकर एक अजीब सी परिभाषा गढ़ देना। आचार्य समंतभद्र आप्तमीमांसा में इसी बौद्धिक संयम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिना विवेक के स्यादवाद का इस्तेमाल चीजों को और उलझा सकता है। और कोई तीसरी सावधानी? मुझे लगता है कि इसमें हमारा अहंकार या वो मैं सही हूं वाली भावना भी आड़े आती होगी। हाँ, बिल्कुल। तीसरी और शायद सबसे अहम सावधानी भाषा और भाव के स्तर पर है। सत्य को जोड़ने का मकसद किसी बहस को जीतना या अपने मत को स्थापित करना नहीं है, बल्कि वास्तविकता के करीब पहुंचना है। अगर इस प्रक्रिया में अहंकार, हठ या किसी को नीचा दिखाने का भाव जुड़ गया, तो वो सत्य का समन्वय नहीं, बल्कि मतभेद का विस्तार बन जाता है। इसीलिए ये सिर्फ कोई दिमागी तकनीक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना है, जिसमें न्याय की मर्यादा, श्यात की विनम्रता और अहंकार रहित दृष्टि तीनों एक साथ काम करते हैं। हमने इस बातचीत में कई बार संतुलित निष्कर्ष शब्द का इस्तेमाल किया। जैन दर्शन में इसकी सटीक परिभाषा क्या है? ये हमारी रोजमर्रा की कॉमन सेंस या आज के दौर के बहुमत आधारित निर्णय से कैसे अलग है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि जो सबको दिख रहा है या जो ज्यादा लोग कह रहे हैं वही सच है। जैन दर्शन में संतुलित निष्कर्ष की परिभाषा बहुत गहरी है। ये वो नतीजा है जो किसी एक पक्ष पर नहीं, बल्कि वस्तु के ज्यादा से ज्यादा पक्षों को उनकी अपनी अपनी सीमाओं में समझकर निकाला जाए। ये कॉमन सेंस से इसलिए अलग है क्योंकि कॉमन सेंस अक्सर सिर्फ उसे सच मानती है जो सतह पर दिख रहा है, वो गहराई में नहीं जाती। और बहुमत आधारित निर्णय से? बहुमत का आधार संख्या है, सत्य नहीं। जी। इतिहास गवाह है कि बहुमत कई बार गलत साबित हुआ है। गैलीलियो का उदाहरण हमारे सामने है, जब बहुमत मानता था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जी। जैन दर्शन कहता है कि सत्य वोटों से तय नहीं होता, वो विवेक से उजागर होता है। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि हमारा ज्ञान स्वभाव से ही आंशिक होता है,
इसलिए अगर फैसला सिर्फ एक पक्ष को देखकर या ज्यादा लोगों की राय से लिया जाए तो वो अधूरा और अक्सर गलत ही होगा। तो ये एक तरह से 360 डिग्री व्यू लेने जैसा है। जैसे एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर सिर्फ डेवलपर के नहीं बल्कि डिजाइनर, मार्केटर और सबसे जरूरी कस्टमर सबकी बात सुनकर फैसला लेता है। किसी एक की बात को सच मान लेना एक अधूरा और जोखिम भरा फैसला होगा। क्या खूब कहा। संतुलित निष्कर्ष का मतलब ही यही है, हर पक्ष को उसका उचित स्थान देना, न किसी की उपेक्षा करना, न किसी एक को सिर पर बैठा लेना। आचार्य कुंद प्रवचन सार में कहते हैं कि संतुलित निर्णय वही है जिसमें आत्मकल्याण की दिशा भी हो और दुनियावी जिम्मेदारियों की समझ भी हो। ऐसा निष्कर्ष किसी की जीत या हार नहीं होता, बल्कि ये सत्य के प्रति किया गया न्याय होता है। यह हमें जिद और टकराव से बचाता है। अब तक की पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक दिमागी कसरत या फिलॉसफी की क्लास नहीं है। इसका एक बहुत गहरा असर हमारी अपनी जात पर भी पड़ता होगा। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि अनेकांत और स्यादवाद का अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस, एक व्यक्ति के अंदर समझदारी, अहिंसा और एक तरह की मानसिक शांति कैसे पैदा करती है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये सिद्धांत अंततः जीने के लिए हैं, सिर्फ जानने के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति अनेकांत का अभ्यास करता है तो वो धीरे धीरे यह स्वीकार करना सीखता है कि मेरी दृष्टि ही पूरी और अंतिम सच्चाई नहीं है। इस एक समझ से ही उसके अंदर की कट्टरता और जिद ढीली पड़ने लगती है। विवेक यानी सही और गलत में फर्क करने की क्षमता अपने आप विकसित होने लगती है। और स्यादवाद का अभ्यास वो हमारी भाषा और व्यवहार को कैसे बदलता है? स्यादवाद का अभ्यास हमारी वाणी में संयम और विनम्रता लाता है। स्याद यानी इस नजरिए से कहने की आदत हमें जोर देकर अपनी बात मनवाने से रोकती है। हमारी भाषा की कठोरता कम होती है और जब वाणी में कठोरता नहीं होती तो हिंसा की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। आप दूसरे की बात को ज्यादा ध्यान से सुन पाते हैं, भले ही आप उससे सहमत ना हो। मतभेद बना रहता है लेकिन मनभेद नहीं होता। और आंतरिक स्थिरता यानी मन की शांति, ये कैसे आती है? जब हम हर स्थिति में अलग अलग नजरियों को देखने की कोशिश करते हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बच जाते हैं। हम रिएक्टिव नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिव बनते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार में संतुलन साधने से चित्त स्थिर होने लगता है। तत्वार्थ सूत्र में जिसे सम्यक दर्शन कहा गया है वो भी यही दृष्टि है, जहां हमारी सोच न तो संकीर्ण हो, न ही भ्रमित, बल्कि साफ और संतुलित हो। इस स्पष्टता से जो शांति मिलती है वही आंतरिक स्थिरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह अभ्यास हमें सिर्फ सही सोचना ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें एक बेहतर, शांत और ज्यादा समझदार इंसान भी बनाता है। बिल्कुल। अनेकांत और स्यादवाद का अभ्यास एक साधक को सिर्फ एक अच्छा विचारक नहीं बनाता, बल्कि उसे एक शांत, सहिष्णु और अहिंसक जीवन की ओर ले जाता है। जैन दर्शन में सत्य को जानने का यही असली फल माना गया है, दृष्टि का निर्मल होना और जीवन का शांत हो जाना। सत्य को समझने और जोड़ने की प्रक्रिया पर विचार करते हुए हमने ये जाना कि सत्य केवल अलग अलग दृष्टियों को स्वीकार करने का नाम नहीं है, बल्कि उन दृष्टियों को उनकी मर्यादा, संदर्भ और सीमा में समझकर विवेकपूर्ण ढंग से जोड़ने का परिणाम है। हमने ये भी समझा कि नए, स्यादवाद और संतुलित निष्कर्ष केवल बौद्धिक चर्चा नहीं है, बल्कि सही समझ की आधारशिला है। इस पूरे भाग में हमने देखा कि आंशिक सत्यों को जोड़ते समय किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, संतुलित निष्कर्ष क्या होता है और ये निष्कर्ष साधारण समझ या बहुमत आधारित निर्णय से क्यों अलग होता है। इन सब के माध्यम से हम इस बात तक पहुंचे कि सत्य को सही ढंग से समझना दृष्टि का परिष्कार है, केवल मत की पुष्टि नहीं। लेकिन यहां एक और व्यावहारिक प्रश्न सामने आता है। यदि अनेकांत और स्यादवाद सत्य को समझने और जोड़ने में सहायक हैं, तो इन सिद्धांतों को हम अपने दैनिक जीवन में वास्तव में कैसे अपनाएं? क्या ये विचार केवल शास्त्रों तक सीमित हैं, या फिर हमारे व्यवहार, संवाद और निर्णयों में इनका प्रत्यक्ष उपयोग संभव है? इसी का उत्तर हमें अगले भाग में मिलता है, जहां हम जानेंगे कि पार्ट 10 जीवन में अनेकांत का प्रयोग, दैनिक जीवन में अनेकांत की उपयोगिता और व्यवहारिक उदाहरण का वास्तविक और व्यवहारिक अर्थ क्या है, और अनेकांत की दृष्टि दैनिक जीवन की परिस्थितियों में हमें अधिक संतुलित, संवेदनशील और विवेकपूर्ण कैसे बनाती है। हमारी श्रृंखला जैन दर्शन सच को कैसे देखें के भाग 10 जीवन में अनेकांत के प्रयोग में अवश्य जुड़ें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।